गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 81 प्लांट फिजियोलॉजी मिनरल न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए इसके लास्ट में हम आ गए हैं। मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है, इससे पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 80 में आपने नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट्स डिस्कस किया था और एंटो फिक्सेशन का पूरा प्रोसेस स्टडी किया था। अब हम बात कर रहे हैं एंटो फिक्सर्स। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स स्टूडेंट्स डाई एजोट्रॉप्स हैं। डाई एजोट्रॉप्स, और डाई एजोट्रॉप्स कैसे फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं ये आपने अर्लियर डिस्कस कर लिया है। इन डाई एजोट्रॉप्स की कुछ कैटेगरीज हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। डाई एजोट्रॉप्स बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। तो इन डाई एजोट्रॉप्स की कुछ कैटेगरीज आप यहाँ से मेंशन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बीजीए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजीए। और दूसरी तरफ आप मेंशन कर सकते हैं इसमें बैक्टीरियम। स्टूडेंट्स जो बीजीए है इसमें फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको पढ़ने हैं। सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग एसोसिएशन एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी आपको डिस्कस करना है फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो देखिए फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए कौन से हैं? नोस्टॉक हुआ, एनाबिना हुआ, ओलोसिरा हुआ, ये सब नोस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा, ठीक है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया आप और कह सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के बाहर का एग्जाम्पल आने की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स कम रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिटेक्ट कर लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अगर आप देखें, नोस्टॉक एंड एनाबिना, एनाबिना का साइकस के साथ कोरोलर रूट एसोसिएशन आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूं एनाबिना साइकेडी एंड एनाबिना एजोली। ये देखिए साइकस के साथ फिक्सेशन शो करता है और ये स्टूडेंट्स एजोला के साथ फिक्सेशन शो करता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। उसके बाद एजेटोबैक्टर, बेजिरिंकिया, ये सब फ्री लिविंग में आएंगे। एजेटोबैक्टर, बेजिनरिंकिया, रोडोस्पाइरिलम, ये सब स्टूडेंट्स फ्री लिविंग एंटो फिक्सर्स जो हैं उसमें काउंट किए जाते हैं। क्रोमेटियम कह सकते हैं, क्लोस्ट्रिडियम भी आप स्टूडेंट्स इसमें कह सकते हैं। सॉरी, क्रोमेटियम, क्लोस्ट्रिडियम। अब इनमें एरोबिक और एनारोबिक फॉर्म्स हैं, डिस्कस करेंगे सेपरेटली हम। सिम्बायोटिक अगर आप देखें तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल तो आपके पास है राइजोबियम। ये आप जानते हैं लेग्यूम प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फ्रेंकिया आप कह सकते हैं। नॉन लेग्यूम प्लांट्स, नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ, जैसे एग्जाम्पल हमने कहा
एलनस। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स और डाइएजोट्रॉप्स हैं ये N2 फिक्सर्स हैं। एक कैटेगरी ए आपने बीजीए मेंशन करी और बी कैटेगरी हमने स्टूडेंट्स बैक्टीरिया मेंशन की, ठीक है। इसके अलावा अब इनके नेचर जो है वो कुछ के आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ये जो बीजीए हैं इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ये जो बीजीए देखिए इनमें हेटेरोसिस्ट की प्रेजेंस होती है और वो जो है वो N2 फिक्सेशन का साइट होता है। तो नेचुरली अगर हम देखें तो जो नॉस्टॉक और एनाबीना है, या बीजीए के लिए कम्युलेटिवली एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, बीजीए बेसिकली क्या होंगे, एरोबिक एंड फोटोट्रोप्स होंगे, ठीक है, ये इनका नेचर होगा। बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। जैसे बैक्टीरिया में आप बात करें, सबसे पहले यहां राइजोबियम और फ्रिंकिया, जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। बैक्टीरिया फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स हम इसमें लिख रहे हैं राइजोबियम एंड फ्रिंकिया। देखो ये राइजोबियम और फ्रिंकिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, लेकिन N2 फिक्सेशन का प्रोसेस जब करता है तब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाता है। तो नेचर इसका क्या है, इसका नेचर लिख रहा हूं मैं, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग होने के साथ साथ एरोबिक है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कीमोट्रॉप्स हैं ये, ठीक है। फ्री लिविंग, एरोबिक एंड कीमोट्रॉप्स, ये हुई कैटेगरी आपके पास राइजोबियम एंड फ्रिंकिया। इसके ठीक बाद क्रोमेटियम और क्लोरोबियम हम लिख लेते हैं, या सूडोमोनास और एजोटोबैक्टर ले लीजिए आप, दोनों दे रखे हैं हमें। सूडोमोनास, एजोटोबैक्टर, ये स्टूडेंट्स फ्री लिविंग होंगे, एरोबिक होंगे और कीमोट्रॉप्स होंगे। इससे पहले आपने बीजीए कहा था एरोबिक हैं, फ्री लिविंग हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी फिक्सेशन करते हैं हालांकि, और फोटोट्रोप्स हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हुई आपके पास। क्लोरोबियम और क्रोमेटियम अगर आप देखें तो ये अनएरोबिक फोटोट्रोप्स हैं। क्लोरोबियम एंड क्रोमेटियम, ये देखिए फ्री लिविंग होंगे, फ्री लिविंग, एनएरोबिक होंगे स्टूडेंट्स, एनएरोबिक। सूडोमोनास हालांकि एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक कंडीशन भी शो करता है, क्योंकि ये जेनेरा डिस्कस कर रहे हैं आप, एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया नहीं है स्टूडेंट्स, ये जेनेरा है। और आपने ये पढ़ रखा है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो सूडोमोनास होता है, तो वहां डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे वो एनारोबिक कंडीशन में करेंगे, बेसिकली एरोबिक कंडीशन के होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। तो क्लोरोबियम और क्रोमेटियम जो है वो फ्री लिविंग एनारोबिक होते हैं, और आपको ध्यान होना चाहिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोट्रॉप्स, ये फोटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, या फिर क्या होंगे, फोटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये इन बैक्टीरियाज की कुछ डिटेल थी। एक जैसे क्लोस्ट्रिडियम आपने पढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लोस्ट्रिडियम जो होता है वो स्ट्रिक्टली अनएरोबिक होता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली अनएरोबिक होने का मतलब ये ऑब्लिगेटरी अनएरोबिक है। स्ट्रिक्टली अनएरोबिक इसका मतलब क्या है, ये ऑब्लिगेटरी कंडीशन को शो करता है, ऑब्लिगेटरी अनएरोबिक है। ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग और कीमोट्रॉप्स होता है, कीमोट्रॉप्स। तो ये इनका नेचर जो है वो आप बता सकते हैं। इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म आपको दे रखी हैं उनकी डिटेल हमने डिस्कस कर ली है।
तो जो डाइएजोट्रॉप्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो N2 फिक्सेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये नेचुरली कुछ एरोबिक हो सकते हैं, कुछ एनारोबिक हो सकते हैं, लेकिन N2 फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स इनको एनारोबिक कंडीशंस ही ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। अब आप एक बात और क्लियर कर लें कि आपने ये कहा कि एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं N2 फिक्सेशन के टाइम, या N2 फिक्सेशन के टाइम ये एनारोबिक कंडीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए स्पेसिफिकली इनको अनएरोबिक एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना पड़ा, जबकि कुछ एरोबिक थे। तो दो टर्म और आप यहां से क्लियर करें, इस चार्ट के साथ ही मैं दो टर्म लिख रहा हूं। एक होगा फैकल्टेटिव और दूसरा होगा ऑब्लिगेटरी। देखिए ऑब्लिगेटरी तो स्टूडेंट्स वो होगा जो जैसा होगा, जैसे फाइनली क्लोस्ट्रिडियम आपने मेंशन किया था, इसका मतलब ऑब्लिगेटरी जो है वो स्ट्रिक्टली होगा, स्ट्रिक्टली एरोबिक होगा या फिर एनएरोबिक होगा। अगर एरोबिक होगा तो आप ये कहेंगे ऑब्लिगेटरी एरोबिक, और एनएरोबिक होगा तो आप कहेंगे ऑब्लिगेटरी एनएरोबिक। लेकिन जो फैकल्टेटिव है, जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया में एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कोई एक बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आप ये कहते हैं ये फ्रेंकिया और राइजोबियम जो है वो जनरली एनारोबिक कंडीशन के बैक्टीरिया हैं, जनरली एरोबिक कंडीशन के बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो ये होंगे फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक होने का मतलब क्या हुआ, जनरली वो क्या था, एरोबिक था, यूजुअली वो एरोबिक था। मतलब फैकल्टेटिव के साथ जो भी वर्ड लिखा उसका उल्टा आप देखें उसको। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं फैकल्टेटिव एरोबिक, तो फैकल्टेटिव एरोबिक होने का मतलब स्टूडेंट्स वो क्या हुआ, अनएरोबिक। जैसे देखो डाइवर्सिटी में एक स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन माइकोप्लाज्मा के लिए, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन के बिना वो सर्वाइव कर सकता है। तो वो फैकल्टेटिव एरोबिक हुआ कि एनारोबिक हुआ, तो आप ये कहेंगे वो हुआ फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो बेसिकली वो क्या था, एरोबिक, मतलब एरोबिक तो था लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो फैकल्टेटिव और एरोबिक टर्म्स हैं, सॉरी ऑब्लिगेटरी टर्म्स हैं, इनको भी आप क्लियर रखें। फैकल्टेटिव जो है वो एक तरीके से अल्टरनेटिव रेफरेंस आपको बताता है, फैकल्टेटिव कंडीशन जो है वो एल्टर करने वाली पोजीशन आपको बताता है, और जो ऑब्लिगेटरी है वो 100% कंडीशन या जो स्ट्रिक्ट रेफरेंस है उससे आपको इंटरेक्ट करवाता है। क्लियर? तो ये N2 फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हुए। अब इसके बाद देखिए कैसे नाइट्रोजन को यूटिलाइज करता है प्लांट, इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसको कैसे यूटिलाइज करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस प्लांट में आप पढ़ चुके, एक तरीके से हो चुका कि कैसे कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। आपने बायोलॉजिकल फिक्सेशन, फिजिकल फिक्सेशन, केमिकल फिक्सेशन सब पढ़ा। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में भी जो डाइएजोट्रॉप्स और N2 फिक्सर्स हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम प्लांट में, होस्ट प्लांट का जो N2 फिक्सेशन प्रोसेस था वो आपने क्लियर किया, कंप्लीट डिस्कस किया। अब ये नाइट्रोजन जो प्लांट को अवेलेबल हो रही है इसको वो कैसे यूटिलाइज करता है, उसकी यूटिलाइजेशन पे हम आ रहे हैं। और इस यूटिलाइजेशन में दो केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है, जिसमें जो अमोनिया प्लांट ने एक्यूमुलेट किया, उस अमोनिया को प्लांट फर्दर रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन के थ्रू एमाइड्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये तो हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स, यूज ऑफ नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स। ठीक है, नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स जो है उसके यूज की बात हम कर रहे हैं। तो देखो ये प्लांट का रूट है, ठीक है स्टूडेंट्स, रूट हेयर्स, मैं इंडिकेटिव बना रहा हूं रूट हेयर सिर्फ में। और ये देखिए हम कह दें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ये सॉइल, तो वो सॉइल सरफेस हुआ, सॉइल सरफेस। अब देखिए क्या किया जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये फिक्सेशन में लाई जाती है। ठीक है,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्टूडेंट्स फिक्सेशन में लाई जाती है, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं N2 फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, उस N2 फिक्सेशन का मतलब अमोनिया का बनना, ठीक है। इसको आप कहते हैं N2 फिक्सेशन। दिस अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू द अमोनियम आयंस, और इन अमोनियम आयंस को प्लांट अपटेक कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ कंटेंट जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही वो ऑब्टेन करता है, लेकिन ये कर सकता है, आपने ऐसा कहा। अब देखो, डेड ऑर्गेनिक मैटर, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिफिकेशन हुआ था, फिक्सेशन का प्रोसेस हुआ था। ये लीजिए, अमोनिया बना, उससे अमोनियम सॉल्ट्स यहां बन गए। अब अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स यहां जो बने, ये देखिए अमोनियम सॉल्ट्स यहां यूज किए जाएंगे नाइट्राइट, नाइट्रेट, या डायरेक्ट आप इसमें नाइट्रेट ही लिख सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। स्टेप क्यों बढ़ाएं हम? ये आप कहिए नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये आप कहिए अमोनिफिकेशन, और ये आपने कहा था N2 फिक्सेशन। तो ये प्लांट क्या करेगा? इस नाइट्रेट को स्टूडेंट्स अपटेक करेगा। ये लीजिए, ये नाइट्रेट प्लांट ने अपटेक की। इधर पहले से आपने एक फॉर्म इसका दिखाया है, क्लियर? देखो, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। ये हो सकता है। तो अब अल्टीमेटली ये जो होगा, इससे आप कहेंगे एमिनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनसे बनेंगे एमाइड्स। आपको इन एमाइड्स तक आना है। एमाइड्स क्या है, यहां तक आपको आना है। एमाइड्स मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एमाइड्स more N2 containing compounds, more nitrogen containing compounds ये है, ठीक है। जैसे एस्पार्जिन और ग्लूटामीन आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, ये एमाइड फॉर्मेशन में करना है। और एमाइड फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस आपके पास है रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन। तो जो अमीनो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहां बन जाता है, उसको यूज करके रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस आपको दे रखा है। ये केमिकल रिएक्शन सब हम स्टडी करेंगे, क्लियर? तो ये देखिए, अपटेक या यूज ऑफ नाइट्रोजन सॉल्ट्स बाय द प्लांट्स। ये प्लांट का जो रूट है वो अपटेक करता है। नोट कीजिए आप। और आज हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इससे पहले मिनरल न्यूट्रिशन आपने कंप्लीट किया है। देखिए, रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है प्लांट्स में, रेस्पिरेशन को स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले रेस्पिरेशन अपने आप में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन आप कहेंगे ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है,
आप कहेंगे दे आर द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उनके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है टू जनरेट एनर्जी और एटीपी, टू जनरेट एटीपी। और आप ये जानते हैं ये जो एटीपी है ये यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। लिविंग सिस्टम में या बायोलॉजिकल सिस्टम में यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी एटीपी को कहा जाता है। सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या हुआ, एक सेल जो है ये सेल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को होल्ड करती है। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स स्टूडेंट्स क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होंगे, आप ये कहेंगे द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द ग्लूकोज, ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद आप कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट सब्सटेंसेज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हैं वो प्रोटीन सब्सटेंसेज होते हैं, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, क्लियर। ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो हैं वो किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन, क्लियर। तो हम ये कह रहे हैं जो सेल है दैट होल्ड द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स एंड द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या है, ग्लूकोज है। और ये जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन जब सेल में होता है तो वहां से एनर्जी गेन करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए इसका एक आउटलाइन रेफरेंस में लिख रहा हूं, ये कोई सेल है। इससे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो सेल है इस सेल में ग्लूकोज ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से एंटर करता है। ग्लूट जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी हेल्प से ग्लूकोज सेल में एंटर करता है। ये ग्लूकोज जैसे ही स्टूडेंट सेल में एंटर करता है यहाँ ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस का। सीधे ही यहाँ से प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में, ठीक है। और जो पायरूवेट है इस पायरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स होता है पायरूवेट का। तो यहाँ से जो पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू, आप टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको समझने में ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये पायरूवेट क्रैब साइकिल के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है और फाइनली यहाँ इस क्रैब साइकिल के थ्रू जो NADH एंड FADH एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इन NADH और FADH एनर्जी इंटरमीडिएट्स को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर स्टूडेंट जो ATS प्रेजेंट होती है उसके थ्रू ऑक्सीडाइज करवा लिया जाता है और यहाँ से आप कहते हैं ATP जनरेट हो जाता है, क्लियर। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका एक मॉलिक्यूल लिया जाता है और आप ये कहेंगे 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट बन जाता है। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स इसको आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जो अपने आप में फर्स्ट प्रोसेस या एक तरीके से आप कह सकते हैं फेज है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का। उसके बाद जो पायरूवेट है इस पायरूवेट की एंट्री आप ये कह रहे हैं कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो पायरूवेट की एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसका मतलब किस में जा रहा है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स जा रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ये जाता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की आप अगर बात करें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस का होना भी अपने आप में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसके बाद और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये फर्दर
रेफर करता है फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन को स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये देखिए, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलाइसिस इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं। यहां से कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक सेल का पावर हाउस कहा जाता है, और यूकैरियोटिक सेल्स का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ईटीएस के थ्रू स्टूडेंट्स यहाँ एटीपी जनरेट कर लिया जाता है, और ये ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर परफॉर्म करवाई जाती है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। यहाँ कौन सा साइकिल परफॉर्म करेगा? क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते ही जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट जब क्रेब्स साइकिल के लिए जाता है, तो इससे पहले आप ये कहेंगे यहाँ एक लिंक रिएक्शन ये परफॉर्म करेगा, जो फर्दर हम स्टडी करेंगे, लिंक रिएक्शन। ठीक है? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, उसके बाद आप कहेंगे क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद ईटीएस। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस के स्टेप होते हैं। ठीक है? तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में इस तरीके से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देखिए, इससे भी पहले आपने ये पढ़ रखा है कि जितनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, इवन लिविंग एग्जिस्टेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है, लिविंग एग्जिस्टेंस ऑफ an organism, living existence of an organism due to their metabolism। ठीक है? और ये देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? तो आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस मेटाबॉलिज्म इज द फंडामेंटल बेसिस फॉर द लिविंग एग्जिस्टेंस। और इस मेटाबॉलिज्म का एग्जिस्टेंस कैसे बना रहेगा? तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट है एटीपी की। आपने लिखा लिविंग एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू देयर मेटाबॉलिज्म। दिस मेटाबॉलिज्म रिक्वायर एटीपी। मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, आप मेंटेनेंस कह सकते हैं, मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म रिक्वायर एटीपी, या फिर आप कह सकते हैं रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी रिक्वायर करता है दैट कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन। दिस एटीपी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन। ठीक है? ये एटीपी स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन से आती है। ये एटीपी रेस्पिरेटरी प्रोसेस से आती है। ठीक है? तो ये देखिए, लिविंग एग्जिस्टेंस जो ऑर्गेनिज्म का है वो उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण या मेटाबॉलिज्म के कारण है, और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के थ्रू ही एटीपी जनरेट किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रेस्पिरेशन अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन एक्टिविटी अपने आप में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दिस रेस्पिरेशन प्रोवाइड द एनर्जी, दिस रेस्पिरेशन प्रोवाइड द एटीपी, दैट इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम। तो ये भी मैं यहां मेंशन कर सकता हूं, दिस एटीपी इज द यूनिवर्सल energy currency of living system. This ATP is the universal energy currency of the living system. ठीक है? इस साल स्टूडेंट्स इस ATP से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया। ATP फॉर्मेशन के मेथड्स क्या हैं? देखिए, ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपने कहा ये पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस एक फर्स्ट स्टेप होगा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करेगा और यहाँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है।
आगे डिटेल में हम बात करेंगे, इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद आपने कहा थर्ड स्टेप जो है वो अपने आप में क्रेब्स साइकिल है, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जो इंटरमीडिएट्स हैं वो जाते हैं, और यहाँ से जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स FADH और NADH बनाए जाते हैं, इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स कहाँ होता है? ETS में। इनका ऑक्सीडेशन ETS में हो जाता है और उससे ATP जनरेट कर लिया जाता है। इसलिए ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो रिएक्शंस होती हैं जिनमें डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जो ATP का फॉर्मेशन है वो एक तो आप ये देख रहे हैं ETS के थ्रू होता है, और दूसरा हम कह सकते हैं ATP का फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट होता है, जो इंटरमीडिएट्स या कंपाउंड्स बनते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस के साथ होता है, उसको डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन या सबस्ट्रेट लेवल का ATP फॉर्मेशन हम कहते हैं। इस साल के एग्जाम का ये क्वेश्चन था, सबस्ट्रेट लेवल का ATP फॉर्मेशन जो है क्रेब्स साइकिल में कितने टाइम होता है, हाउ मेनी टाइम्स, और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सिंगल स्टेप एक क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का होता है, बाकी वहाँ NADH और FADH बनते हैं, इनके थ्रू जो ATP जनरेट होगा वो आप स्टूडेंट्स जानते हैं वो क्या होगा? ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन। तो ATP फॉर्मेशन को हम ये स्टडी करेंगे, आप इसको नोट कर लें, ठीक है? तो देखो आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। सो एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में आपने लिखा। अब देखिए मैं ये कह सकता हूं द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू जनरेट ATP। आप कहें ब्रेकडाउन ऑफ organic matter, breakdown of organic matter to generate ATP. The breakdown of the organic matter to generate ATP is called as respiration. Is called as respiration or the सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन की बात की जा रही है, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे दिस ऑर्गेनिक मैटर इज द फूड मटेरियल जो हम इंटेक करते हैं, जो हम खाते हैं। इस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करवाया जा रहा है। फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म करवाया जा रहा है, और उससे क्या जनरेट होता है? ATP। क्लियर? इसके बाद आप ये कहेंगे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में देखिए आपने कहा उनको रेगुलेट करने या मेंटेन करने के लिए एनर्जी रेस्पिरेशन से आती है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने या मेंटेन करने के लिए एनर्जी रेस्पिरेशन से आती है। हमने ये कहा रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है उससे हम एनर्जी गेन कर पाते हैं, जिसमें आपने एनर्जी फॉर्म कहा ATP, दैट इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। तो यहाँ मैं कुछ सिग्निफिकेंट रेफरेंसेज नोट कर रहा हूं। देखिए रेस्पिरेशन, फर्स्ट आप कहेंगे जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी या जनरेट एनर्जी, और ये मेटाबॉलिक एनर्जी क्या करती है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक रेगुलेशन या मेटाबॉलिक एग्जिस्टेंस जो है वो रेस्पिरेशन मेंटेन कर लेता है, या रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी आती है वो मेंटेन कर लेती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन से एनर्जी आती है, दिस एनर्जी मेंटेन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चरल complexity of higher organisms
हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल अपीयरेंस शो करते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी स्टूडेंट्स एनर्जी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से आती है। फिर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी आती है उससे आप ये कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, मेंटेनेंस ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो सेल में बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हैं जो सेलुलर कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, उनका जो मेंटेनेंस है या उनका जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसका मेंटेनेंस भी रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा और जो एक्टिविटीज हैं ऑल्सो मेंटेन some relative activities, also maintain some relative activities। जैसे कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? लाइक एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, ये स्टूडेंट्स हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ। इसके अलावा आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, ब्रीदिंग हुआ, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग हुआ, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, ये सब जो प्रोसेस हैं, मूवमेंट लिख सकते हैं, ये सब जो प्रोसेस हैं या रिलेटिव एक्टिविटीज हैं, ये भी रेस्पिरेशन के थ्रू ही मेंटेन की जाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं रेस्पिरेशन जनरेट द मेटाबॉलिक एनर्जी, और मेटाबॉलिक एनर्जी जो जनरेट की जाती है उसका सबसे पहला बेनिफिट आपने कहा इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। फिर आपने कहा जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को हायर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिकली हम स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, इसको मेंटेन किया जा रहा है। हालांकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनकी भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मेंटेनेंस जो है वो रेस्पिरेशन से ही आती है। उसके बाद आपने कहा मेंटेनेंस ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे, तो जितने इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, उन बायोसिंथेटिक पाथवे का मेंटेनेंस जो है वो रेस्पिरेशन से होता है। इसके अलावा आप कह रहे हैं मेंटेन सम रिलेटिव एक्टिविटीज, और ये जो रिलेटिव एक्टिविटीज हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ब्रीदिंग प्रोसेस हुआ, इवन ब्रीदिंग प्रोसेस हुआ, इस पे ध्यान दें आप, और फाइनली क्या हुआ, मूवमेंट। तो जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी ने इनिशियली जो इंट्रोडक्टरी कंटेंट हमें दिया उसमें ये डिस्कस किया है। तो अब हम बात करेंगे, ये पॉइंट्स आप नोट करें, अब हम बात करेंगे द ब्रीदिंग इज डिफर फ्रॉम द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से कैसे डिफर है इसको आप स्टडी करेंगे। ये हटा देता हूं मैं, अगला टाइटल आप मेंशन कर सकते हैं ब्रीदिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन, लेकिन एनसीईआरटी ये भी मेंशन कर रही है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर क्लोजली लिंक्ड प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है ब्रीदिंग differ from respiration। ब्रीदिंग डिफर फ्रॉम द रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है? इट इज द gaseous exchange only। The breathing process is the gaseous exchange only। ठीक है, और ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये आप कह सकते हैं सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स माइक्रोब्स को लेके कंफ्यूजन रहता है आपको। प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, एनिमल्स भी ब्रीदिंग करते हैं, ये तो आप ये जानते हैं
जो हायर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ साथ जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी ब्रीदिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो ये गैसीय सेक्शंस हुआ। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन के साथ कनेक्टेड है। ब्रीदिंग इज कनेक्टेड विद रेस्पिरेशन, connected with respiration, breathing is connected with the respiration, क्योंकि ब्रीदिंग में आप जानते हैं O2 CO2 एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्रीदिंग में O2 CO2 एक्सचेंज का प्रोसेस है, और स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, O2 जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड है टर्मिनल ऑक्सीडेंट के फॉर्म में। इट इज रिक्वायर्ड एज द टर्मिनल ऑक्सीडेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेंट के फॉर्म में ये रिक्वायर्ड है। और CO2 की बात करें तो आप ये कह सकते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म है, डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। तो ब्रीदिंग में जो गैसेस एक्सचेंज O2 CO2 हो रहा है, उसका सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कनेक्टिविटी कहां से है, रेस्पिरेशन से है। मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट फॉर्म में CO2 बाहर आती है, प्रोडक्ट फॉर्म में CO2 जो है वो बाहर आता है, प्रोडक्ट फॉर्म, साथ में आप कह सकते हैं H2O, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एंड एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक एनर्जी होगी, इसको आप मेटाबॉलिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और ये जो H2O है इसको हम मेटाबॉलिक वाटर कह सकते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर। तो जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, उस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आप ये कहें H2O CO2 और एनर्जी रिलीज होते हैं। अब यहां जो CO2 है ब्रीदिंग प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं वो रिलीज की जाती है, ऑक्सीजन को इंटेक किया जाता है। दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड एज द टर्मिनल ऑक्सीडेंट इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये O2 जो है वो आप अगर देखेंगे तो ETS में यूज होती है। ड्यूरिंग ETS दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड एज द टर्मिनल ऑक्सीडेंट। ये NADH और FADH के ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ETS पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करती है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ये स्टूडेंट्स बिहेव करती है। क्लियर? तो ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह यूज की जाती है। अब यहां देखिए एक नया टर्म आपके सामने आया, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर वो फॉर्म है जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं रिलीज किया जाता है। अब यहां से एक नई बात आपको ये देखने को पता मिलेगी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे डेजर्ट के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, लेजर्ड वगैरह हो सकते हैं, कुछ रेप्टाइल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स जो हैं, दे डू नॉट रिले और डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर ही वो क्यों डिपेंड करते हैं? तो यहाँ मेटाबॉलिक वाटर को लेके कुछ बातें आपको क्लियर करनी है जो आपके सब्जेक्ट के कनेक्टिविटी में कई जगह आपको मिल जाएंगी। जैसे जो कंगारू रेट आपको दे रखा है इकोलॉजी में, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कंगारू रेट सर्वाइव करता है एंड दैट डू नॉट रिले ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, तो वो मेटाबॉलिक वाटर है। मेटाबॉलिक वाटर, देखिए स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक वाटर क्या हुआ? आप कहेंगे H2O रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन of respiratory substrate, oxidation of the respiratory substrate। ठीक है, H2O released during the
ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसको मेटाबॉलिक वाटर आप कहेंगे। और आप कह सकते हैं सम ऑर्गेनिज्म्स use the metabolic water, use metabolic water। अब कुछ ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक वाटर को यूज करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दे डू नॉट रिले ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। इसका मतलब अपने लाइफ स्पान में वो पानी नहीं पीते या बाहर के वाटर सोर्स पर वो डिपेंड नहीं करते। तो आप ये कहेंगे these organisms do not rely or depends on external source of water, do not relay or depends on the external source of water। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर ये डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑक्सीडेशन में जो मेटाबॉलिक वाटर रिलीज हुआ है उस मेटाबॉलिक वाटर का ये यूज करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर डिपेंड और रिले, दे डू नॉट रिले और डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। ये इंसेक्ट्स स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल हैं कंगारू रेट। ये स्टूडेंट्स इकोलॉजी में एग्जाम्पल आपको दे रखा है और वहां लिखा है बिल्कुल कि वो मेटाबॉलिक वाटर यूज करता है। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कंगारू रेट सर्वाइव करता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता है और साथ में आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक वाटर को यूज करता है, जिससे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पर इसको डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि डेजर्ट कंडीशंस में रहता है। ऑब्वियस स्टूडेंट्स वहां इसको वाटर स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, वाटर की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, जो इनमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो रहा था इंसेक्ट्स में और इसमें, ये आप कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट सब्सटेंसेस जो हो रहा था, इस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से भी एग्जैक्टली जो मेटाबॉलिक वाटर रिलीज हुआ, इस मेटाबॉलिक वाटर को ही ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स और नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट यूज करते हैं। सो अपना जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो यहां से फुलफिल कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए मेटाबॉलिक वाटर का रेफरेंस रहा। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे एटीपी फॉर्मेशन और एटीपी जनरेशन की। नोट कर लिया होगा आपने, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी जनरेशन। एटीपी फॉर्मेशन और एटीपी जनरेशन। एटीपी फॉर्मेशन, क्लियर स्टूडेंट्स? एटीपी फॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस इज नॉन एज द फॉस्फोराइलेशन। एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज द फॉस्फोराइलेशन। एंड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। एक आप कहेंगे डायरेक्ट फॉर्मेशन, और स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्ट फॉर्मेशन है, इस डायरेक्ट फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और एक आप कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोसेस। इनडायरेक्ट प्रोसेस, और जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होगा एटीएस लेवल फॉस्फोराइलेशन।
ETS लेवल फॉस्फोराइलेशन। ETS के लेवल पर फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ क्या होगा, ATP formation by the oxidation of NADH and FADH, NADH and FADH at inner membrane of mitochondria, at inner membrane of mitochondria, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उस पर FADH और NADH का ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स होता है, और ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इससे ATP जनरेट होता है, इसको हम ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, इसको हम इनडायरेक्ट प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम ATP फॉर्मेशन है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो इसी के थ्रू आता है। आप कहेंगे मैक्सिमम जनरेशन ऑफ ATP, मैक्सिमम generation of ATP in respiratory process is the ETS level phosphorylation। क्लियर है? जो डायरेक्ट फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में देखिए क्या होगा, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के साथ। जैसे क्रैब साइकिल में सिंगल स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के होते हैं। इसमें एग्जैक्टली ऐसा होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करते हुए स्टूडेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि यहां आप ये कह सकते हैं जो ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन करवाया जाता है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके, बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, बाय यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके स्टूडेंट्स ATP का फॉर्मेशन करवाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ETS परफॉर्म करवाया जाता है जहां से ATP बनता है। तो जो ATP का फॉर्मेशन है ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन भी है और आप कहेंगे ETS लेवल का फॉस्फोराइलेशन भी है। जो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है वो डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन शो करता है और इसके आपको मिलेंगे 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, 2 steps in glycolysis and 1 step in Krebs cycle, 1 step in the Krebs cycle। और यही स्टूडेंट्स नीट 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत क्लियरली हम हमेशा कैलकुलेटिव बेसिस जब डिस्कस करते हैं तब हम पढ़ते हैं नीट 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबस्ट्रेट लेवल का जो फॉस्फोराइलेशन है, जो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन मींस ATP का जो डायरेक्ट फॉर्मेशन है वो क्रैब साइकिल में कितने स्टेप में होता है, एक सिंगल स्टेप क्रैब साइकिल में परफॉर्म करवाया जाता है जिसमें सक्सेनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन होता है। दैट एंजाइम हैज 2 आइसोफॉर्म्स, ADP डिपेंडेंट एंड GDP डिपेंडेंट। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम क्रैब साइकिल की बात करेंगे। तो ये ATP फॉर्मेशन के 2 प्रोसेस आपके पास हैं, डायरेक्ट फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि जब डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को इनडायरेक्ट करवाने की क्या जरूरत है, इतने ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करवाने की क्या जरूरत है। जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन आप ये कह सकते हैं मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है। देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझिए आप ये कह रहे हैं दिस रेस्पिरेशन इज द मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस। अब ये जो मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी या मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस आप ये कहेंगे
एटीपी जनरेट करवाने के लिए करवाई गई। जबकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट लेवल के फोस्फोराइलेशन से डायरेक्ट एटीपी बना लिया गया। तो जब सबस्ट्रेट लेवल के फोस्फोराइलेशन से डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हो सकता है, सिंगल स्टेप में एटीपी फॉर्मेशन हो सकता है, तो फिर इतने सारे स्टेप्स परफॉर्म करवाए जाने की क्या जरूरत है। जैसे अगर आप देखें तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, इस ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स परफॉर्म करवाए जाते हैं। आप देखेंगे लिंक रिएक्शन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम की एक्टिविटी है। उसके बाद अगर क्रेब्स साइकिल देखें तो आप उसमें भी 8 to 10 स्टेप्स, 8 स्टेप्स बेसिकली हम कहते हैं परफॉर्म करवाए जाते हैं। और उसके बाद जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको यूज करके ईटीएस के थ्रू एटीपी जनरेट किया जाता है। सो व्हाई दिस रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज द मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस, व्हाई? तो आप ये कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उस बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया, जबकि सिंगल स्टेप में एटीपी बनाना पॉसिबल था। एक सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल था, लेकिन फिर भी इसको मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस रखा गया। क्यों रखा गया, इसको मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस रखे जाने से देखिए बेनिफिट ये हुआ, डिफरेंट स्टेप्स में जो एनर्जी इंटरमीडिएट बने, उन एनर्जी इंटरमीडिएट से कलेक्टिवली मोर एनर्जी जनरेट की जा सकती है, सबसे पहली बात। दूसरा, आप ये कह सकते हैं अगर एक ही स्टेप में या सिंगल स्टेप में एटीपी जनरेट कर लिया जाता तो वहां जो सेल है, उस सेल से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट हो सकता था या होने की पॉसिबिलिटी थी, वो सेल के थर्मो रेगुलेशन पे सीधा सीधा असर डाल सकता था, सेल का टेम्परेचर बढ़ा सकता था। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन आप कह रहे हैं मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है। रेस्पिरेशन आपने कहा मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है, तो इसको मल्टी स्टेप प्रोसेस के बजाय सिंगल स्टेप क्यों रखा गया, ये एक ही स्टेप में क्यों नहीं कंप्लीट करवा ली गई? जबकि आप ये कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें सबस्ट्रेट लेवल के फोस्फोराइलेशन से भी एटीपी जनरेट किया जा सकता है, सबस्ट्रेट लेवल के फोस्फोराइलेशन से एटीपी के फॉर्मेशन का प्रोसेस हो सकता है, फिर क्यों इसको मल्टी स्टेप्ड रखा गया या बहुत सारे स्टेप्स में परफॉर्म इसको करवाया जा रहा है? दिस इज द मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस। तो फर्स्ट आप लिखें region to increase the efficiency of biological system, to increase the efficiency of biological system, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, फिर सेकंड आप कह सकते हैं टू मेंटेन थर्मो रेगुलेशन। जैसा मैंने भी आपको कहा, देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिलीज होता या एक ही स्टेप में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की आप बात करते हैं जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपने लिखा है। इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट किए जा रहे हैं। अब अगर ये 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस जो 10 स्टेप्स हैं, इसके बाद लिंक रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम का प्रोसेस है, उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल जिसमें 8 स्टेप्स बेसिकली हैं, उसके बाद ईटीएस जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होल्ड करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक जनरेट करता है, उससे एटीपी बनाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और एलोंगेटेड प्रोसेस है, एलोबरेटेड प्रोसेस है। अगर ये सिंगल स्टेप में होता तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये थी कि इतनी एनर्जी जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं था। 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एट ए टाइम जनरेट नहीं किए जा सकते थे। तो हमने इसका एक बेनिफिट ये देखा कि ये जो मल्टी स्टेप्ड एलोबरेटेड प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद, पायरुवेट के एंटर करने के बाद होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेटिव प्रोसेस फर्दर कंप्लीट होते हैं। तो ये इतना एलॉबरेटिव प्रोसेस करवाने का बेनिफिट ये हुआ कि ज्यादा एटीपी बनाई जा सके, ज्यादा एनर्जी जनरेट की जा सके, ज्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी जनरेट की जा सके, जिससे बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स यहां मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस रखा गया। द प्रोसेस इज मल्टी स्टेप्ड। व्हाई? तो आप ये कहेंगे टू जनरेट, टू मेंटेन
द हाई एनर्जी स्टेटस ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, और हाई एनर्जी स्टेटस से सीधा सीधा उसकी एफिशिएंसी कोरिलेट करती है। उसके बाद अगर मान लीजिए एक सिंगल स्टेप करवाया जाता और इतना नहीं, इससे कम, मतलब एनर्जी जो है वो ज्यादा अमाउंट में जनरेट किसी सिंगल स्टेप से होती, तो वहां टेम्परेचर बढ़ने की पॉसिबिलिटी थी। वहां आप ये कह सकते हैं जो थर्मो रेगुलेशन है सेल का, उसके इंटरप्ट होने की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, और ये थर्मो रेगुलेशन इंटरप्ट होता तो ओबीएस है सेल का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो दो मेन रीजन है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ओवरऑल तो एक ही रेफरेंस आप कहेंगे, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, मोर एनर्जी अमाउंट जनरेट करने के लिए, मेटाबॉलिक रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस या सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस था, इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्या रखा गया, मल्टी स्टेप्ड, सिंगल स्टेप में जबकि एटीपी बनाया जा सकता था। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल का फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल का फोस्फोराइलेशन करवाया जा सकता था, सिंगल स्टेप में एटीपी जनरेट करवाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको मल्टी स्टेप रखा गया। तो मैं फाइनली एक स्टेटमेंट बोल के खत्म करता हूं, आप ये ध्यान रखें, आप ये कहेंगे टू मेंटेन द बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, टू मेंटेन द सेलुलर एफिशिएंसी, टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज द मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस। क्लियर, नोट कर लें। इसके बाद देखिए हम यहां से एरोबिक पाथवे और एनारोबिक पाथवे रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे, जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है, या कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कैटेगराइज किया गया है। लेकिन उससे पहले हम यहां डिस्कस करेंगे डू प्लांट ब्रीथ। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक पूरा आपको पैराग्राफ दिया है जिसमें प्लांट्स के ब्रीदिंग प्रोसेस को डिस्कस आपसे किया गया है, तो उसी पैरा को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। डू प्लांट्स ब्रीद, क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे प्लांट्स भी ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, गैसियस एक्सचेंज उनमें भी होता है। टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टाइटल आप मेंशन करें, डू प्लांट्स ब्रीद, डू प्लांट्स ब्रीद, क्या प्लांट्स ब्रीदिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं? तो देखिए एनसीईआरटी पे मैं आ रहा हूं, स्टूडेंट्स पेज नंबर 227 पे लिखा है, वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। Yes, plants require oxygen for the respiration to occur and they also give out CO2. Hence, plants have system in place that ensure the availability of O2. Plants, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange. तो एक बात तो क्लियर हुई, yes, plants represent the gaseous exchange. Plants represent gaseous exchange. गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये आप जानते हैं O2 CO2 एक्सचेंज है। उसके बाद ये कह रहा है कि एनिमल्स की तरह उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विद रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज नीड। तो अगला हम ये रीजन पढ़ रहे हैं, ये तो आपने क्लियर किया कि प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं, उनमें गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। और आप ये ध्यान रखें, जो स्टोमेटा है नेचुरल ओपनिंग होता है प्लांट्स में, इसके अलावा लेंटिकल्स हैं। ये स्टोमेटा और लेंटिकल्स हैं, दे आर बेसिकली मीन्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज, meant for the gaseous exchange. The stomata and lenticles meant for gaseous exchange. ये gaseous exchange के लिए ही plants में natural opening और structures बनती हैं। फिर plants do not have any organ system for gaseous exchange, या फिर आप कह सकते हैं like animals। तो प्लांट्स एनिमल्स की तरह गैसियस एक्सचेंज सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं रखते
फिर भी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो जाता है, इस पैराग्राफ में आपको रीजन दे रखे हैं। कह रहा है फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर पार्ट। सेकंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट great demand for gaseous exchange. Roots, stems and leaves respire at rates far lower than the animals do. जो रूट्स, लीव्स और स्टेम हैं प्लांट के, बहुत लो रेट पर रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं एनिमल्स के कंपैरेटिवली। फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ऑन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है उस टाइम गैसेस एक्सचेंज की ज़्यादा डिमांड होती है, CO2 इंटेक प्लांट काफ़ी ज़्यादा करता है, और वो कह रहा है कि हर एक लीफ जो है, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, वो उसके लिए स्पेसिफिकली अडेप्टेड होती है। फिर लिखा है व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट ए प्रॉब्लम। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती इन द सेल सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल्स। ऑक्सीजन जो है इन सेल्स में रिलीज होती है। आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन वहाँ इवॉल्व होती है, जो फोटोसिस्टम सेकंड के साथ एसोसिएट करती है। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि इन प्लांट्स नॉट ग्रेट। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, वो आप ये कह सकते हैं बल्कि इन नॉट ग्रेट। प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत ग्रेट डिस्टेंस तक नहीं होता। ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। तो थिक वुडी स्टेम्स की बात जहाँ तक की जाए उसमें लेंटिकल्स की प्रेजेंस होती है। लीव्स को जहाँ तक डिस्कस किया जाए उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और रूट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स रूट्स जो हैं वो भी सॉइल सॉल्यूशन से रेस्पिरेशन करते हैं, उन पे भी उसमें भी लेंटिकुलर पोर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में आपने कहा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, फिर भी जो है वो ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके रीजन क्या क्या हैं? फर्स्ट रीजन आपको लिख के दिया है एनसीईआरटी में। फर्स्ट रीजन स्टूडेंट्स आपको लिख के दिया है, वो ये कह रहा है ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, हर एक प्लांट पार्ट जो है वो अपने गैसेस एक्सचेंज जो उसकी रिक्वायरमेंट उसका खुद ध्यान रखता है, और वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट यहाँ होता है। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट, बहुत कम आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो प्लांट में होता है। उसके बाद सेकंड आप कहते हैं प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस, do not require great amount of gases। इवन वो कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, PS लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 required in large amount, CO2 required in large amount, और CO2 जो large amount में required होती है, इसके लिए जो leaves हैं they are well adapted। ठीक है, तो इसके लिए आप कह रहे हैं leaves well adapted। ठीक है, और थर्ड रीजन आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स आर क्वाइट क्लोज। मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स क्वाइट क्लोज टू एटमॉस्फेयर, या फिर आप कह सकते हैं वो जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उन प्लांट ऑर्गन्स से होने वाला जो गैसेस एक्सचेंज है वो गैस एक्सचेंज सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जैसे स्टोमेटा हुआ, लेंटिकल्स, ये वो सब हुए, वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में या सीधे कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिए गए। फाइनली में आप कह सकते हैं इन द स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड बेनेथ ऑफ द कॉर्क
दे ऑल्सो हैव ओपनिंग एंड कॉल्ड लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स का रेफरेंस यहाँ दे दिया है, जो मैंने पहले आपको बता दिया था। ये वुडी प्लांट्स में, वुडी स्टेम्स में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा रूट्स में इनकी प्रेजेंस होगी। The cells in their interior are dead and provide only mechanical support. Thus, the most cell of a plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packaging of parenchyma the cells in leaves, stem and root, which provide an interconnected network air space. तो प्लांट ऑर्गन्स की अडेप्टिबिलिटी को यहाँ डिस्कस किया गया है कि जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनमें अडेप्टिबिलिटी है, वो बहुत परफेक्ट अडेप्टेशन एक शो करते हैं, और वो जो अडेप्टेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लांट पार्ट डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज को स्टूडेंट्स परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक लेंटिकल्स और ओपनिंग की बात की जाती है तो वो कह रहा है इस तरीके से रप्चर ऑफ एपिडर्मिस जो है, उस एपिडर्मल लेयर के रप्चर होने से या ब्रेकडाउन होने से ये लेंटिकल्स बनते हैं, और इनके नीचे पैरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी लूज पैकेजिंग होती है, और जिससे गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्टूडेंट्स इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको प्लांट्स में ब्रीदिंग प्रोसेस के रेफरेंस में दिया गया है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी रेफरेंस पढ़ा। आपने कहा रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और जो फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन है उसका ब्रेकडाउन होने से आपको एनर्जी मिलती है। मैं अपनी जितनी एक्टिविटीज कर पा रहा हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ, और आप कॉन्शियस के साथ उसको सुन रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन की जितनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, दे ऑल आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, and to regulate these metabolic activities energy is required. That energy always comes from the respiration. इसलिए respiration का अपना significance है। तो respiration activity क्या होती है, उसका significance या उससे आने वाली metabolic energy की जो requirement है वो कैसे हमारे living existence को maintain करती है, ये सब आपने पढ़ा। किसी एक सेल में respiratory substrate आने के बाद multi stepped enzymatic process respiration perform होता है, ये complete oxidation को represent करता है। Partially आपने कहा incomplete oxidation भी होता है। तो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जो मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस रेस्पिरेशन है, ये इन इतने स्टेप्स में क्यों करवाया जा रहा है, आपने डिस्कस किया था कि जो लिविंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये परफॉर्म करवाया जा रहा है। उसके बाद आपने यहाँ प्लांट्स का ब्रीदिंग सिस्टम डिस्कस किया, जिसमें आपने कहा प्लांट्स डेफिनेटली गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जबकि उन प्लांट्स में एनिमल्स की तरह कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स की प्रेजेंस नहीं है। क्लियर? सो ये इस लेक्चर नंबर 82 में कंप्लीट आपके पास इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेटरी प्रोसेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स, और उसके बाद में द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज इज एंटर्स इनटू द सेल एंड दैट रिप्रेजेंट द ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी है साइटोप्लाज्म में परफॉर्म करवाई जाती है। इट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी फॉर द और लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।